हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग मॉड्यूल सी यूनिट 24 में कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फोर्थ पार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव स्टडीड अबाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल एंड फ्लोटेशन कॉस्ट। ये सब टॉपिक्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे। सो अब हम लोग करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये क्या होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? Once we have estimated the cost of each component of capital of a firm, the WACC is arrived at by multiplying the proportion of each component with its cost and adding them. इसका मतलब क्या है? एक बार जब हमने सपोज कि जो इक्विटी कैपिटल है उसका प्रोपोर्शन हमारा है 40, राइट? प्रेफरेंस का है 10, डेट कैपिटल का है 50। तो हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ये कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है, राइट? ये कैपिटल कैपिटल स्ट्रक्चर जो है हमारा कंपनी का, वो हमारा है कितना? इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट्स, 5:1:5। सॉरी, यहाँ पर 4 है। 4:1:5। ये हमारा रेशियो हो गया और ये हमारी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया कि इक्विटी 40% है, प्रेफरेंस 1% है या 10% है, और हमारा जो डेट्स है वो 50% है। 4:1:5 हमारा रेशियो हो गया। अब हम बात करते हैं इनकी कॉस्ट की। हमने जो भी पैसा इक्विटी से लिया हुआ है, 40% फंड जो हमने इक्विटी से लिए हुए हैं उस पे जो हमें कीमत देनी है या जो डिविडेंड पे करना है या हमें जो कॉस्ट पड़ रही है वो हमें पड़ रही है 20%, राइट? दैट मीन्स कि इक्विटी से हमने जो फंड रेज किया है उसकी कीमत हमें कितनी पड़ रही है? 20%, राइट? जो रिटर्न्स हम लोगों को पे करने हैं वो 20% करने हैं। सेम प्रेफरेंस कैपिटल का है 15%, डेट कैपिटल का है 10%। मैंने आपको बताया है अगर हम रिस्क और रिवॉर्ड का कंपैरिजन करते हैं इक्विटी, प्रेफरेंस और डेट्स का, इक्विटी में जो रिस्क है वो मैक्सिमम होता है और रिवॉर्ड भी फिर उसमें हाईएस्ट होता है बाकियों के कंपैरिजन में। प्रेफरेंस में क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स भी रिस्की होते हैं, राइट? रिस्की होते हैं और इनका जो रिवॉर्ड है वो लेस देन इक्विटी होता है। और अगर हम डेट्स की बात करें तो डेट्स में रिस्क बहुत कम होता है, लेस रिस्क, लेकिन जो रिटर्न्स है फिर वो भी उनके कम होते हैं, लेस रिटर्न्स, राइट? लेस रिस्क लेस रिटर्न हमारे इनके होते हैं। उसी हिसाब से आप देखिए कि जो डेट्स है वो 10% है, प्रेफरेंस 15% है और इक्विटी 20% है, राइट? अगर हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहां से कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है जो भी हमारा इनका प्रोपोर्शन है, जो भी प्रोपोर्शन है उसके साथ उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर हम इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में हमारा जो परसेंटेज है वो 20%, प्रोपोर्शन है 40%, हमने उसको 0.4 कर दिया। ऐसे ही यहां पर अगर हम देखें 15% हमारा प्रेफरेंस का है कॉस्ट और प्रोपोर्शन कितना है? 0.1। डेट्स का परसेंटेज है 10 और प्रोपोर्शन कितना है? 0.5, राइट? ये हमने क्या किया, ये तीनों पार्ट है हमारे, उनका हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का प्रोपोर्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा जो रिजल्ट है वो कितना है? 14.5%। हमने जब तीनों हमारे पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर का
जब हमने एवरेज निकाला, जिसको हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, वो हमारा आया है 14.5, राइट। सो एक बार इसको देख लीजिए। क्लियर। सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उस पर्टिकुलर सोर्स का, इनटू इट्स प्रोपोर्शन। सो उससे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही सबका मल्टीप्लाई करके हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल जाता है। क्लियर। So now we will study what are the factors affecting the weighted average cost of capital. So कौन कौन से वो factors हैं जो WACC, that means weighted average cost of capital को affect करते हैं? So सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे internal factors. So within the organization क्या क्या reasons हैं या कौन से वो internal factors हैं जो company की weighted average cost of capital को affect करते हैं? So number one, कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी। सो हमारी कंपनी का जो रेशियो है, रेशियो ऑफ डेट्स और इक्विटी। सो हमारा डेट्स और इक्विटी का क्या रेशियो है, क्या प्रोपोर्शन है? क्योंकि प्रोपोर्शन ऑफ डेट इक्विटी को हम क्या कहते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। सो कैपिटल स्ट्रक्चर किसी भी कंपनी का कैसा होगा, वहां उनकी क्या पॉलिसी है, वो अगर अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर वो डेट्स को ज्यादा रखते हैं तो क्या होगा? तो हमारा जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उस पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि डेट्स का जो परसेंटेज है वो भी कम होता है, लेकिन अगर हम उसका प्रोपोर्शन ज्यादा कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारी कैपिटल जो है, हमारी नॉन रिस्क कैपिटल एक तरह से ये होती है कि यहाँ पर इन लोगों को हमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी वो हमें देना होता है इंटरेस्ट के फॉर्म में। सो एज पर दी प्रोपोर्शन ऑफ डेट और इक्विटी, या जो भी कंपनी है उसकी कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी क्या है, दैट पॉलिसी विल इफेक्ट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। सेकेंड पॉइंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अभी ठीक है, हम लोगों ने 100 करोड़ रुपीस रेज कर लिया, इतना फंड हमने रेज कर लिया। अब हम इस पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करेंगे, कहां पर यूटिलाइज करेंगे, इट इज डिसाइडेड बाय द कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, राइट। सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हमारा क्या होता है कि हमने जो फंड रेज किया है, हमने जो कर्जा लिया है, उस पैसे को हम कहाँ यूटिलाइज करते हैं? तो कंपनी की जो पॉलिसी होती है रिगार्डिंग दी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहते हैं। और अभी इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों को वही करना है। सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है हमारी, वो वो भी हमारी इफेक्ट करती है हमारे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, राइट। थर्ड फैक्टर इज डिविडेंड पॉलिसी। हमारी जो कंपनी है उसकी डिविडेंड पॉलिसी क्या है? वो लिबरल है डिविडेंड देने में या फिर वो स्ट्रिक्ट है डिविडेंड देने में, राइट। सो ये सब चीजें हम लोगों को डिसाइड करनी होती हैं। सो डिविडेंड पॉलिसी भी डिटरमाइन करती है कंपनी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। डिविडेंड होता क्या है? हमारे जो शेयर्स होते हैं, फिर चाहे वो हमारे इक्विटी शेयर्स हो चाहे वो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हो, इनको हम जो रिवॉर्ड्स देते हैं या इनको हम जो रिटर्न्स देते हैं, उनको हम कहते हैं डिविडेंड। क्लियर। सो ये हमारा डिविडेंड पॉलिसी हो गया। सो हम अपने शेयर होल्डर्स को कितना पैसा बांट रहे हैं और कितना पैसा हम बिजनेस में रख रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ री इन्वेस्टमेंट, सो वो हमारे WACC को इफेक्ट करता है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, external factors. So what are the external factors? Now these factors are beyond the context of organization,
क्योंकि ये चीजें ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं होती हैं, लाइक प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट्स इन द मार्केट। सो मार्केट में अभी करंट इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहे हैं, ये डिटरमाइन करते हैं या ये इफेक्ट करते हैं हमारे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, राइट। प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट affects the weighted average cost of capital. सेकेंड फैक्टर, रिस्क परसेप्शन एंड मार्केट रिस्क प्रीमियम, कि इस समय जो रिस्क परसेप्शन है वो क्या है और मार्केट में रिस्क लेने से रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं, मतलब रिस्क प्रीमियम कितना है, कि चलिए अगर हम रिस्क ले भी लेते हैं सो उससे जो हमें रिटर्न्स मिलेंगे वो कितने हैं, सो दैट इज कंसीडर्ड एज मार्केट रिस्क प्रीमियम। सो ये भी हमारा डिसाइड करता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। उसके अलावा रेट ऑफ कॉर्पोरेट एंड पर्सनल टैक्सेस ऑल्सो अफेक्ट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्सेस क्या होंगे, पर्सनल टैक्सेस क्या होंगे, उनकी वजह से भी फिर डिसाइड किया जाएगा कि डेट्स और इक्विटी का जो अमाउंट है वो क्या रहेगा। सो इट विल ऑल्सो अफेक्ट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। सो इंटरनल फैक्टर्स में हमने पढ़ा कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमने पढ़ा जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उसमें ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं है। सो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट, रिस्क परसेप्शन एंड मार्केट रिस्क प्रीमियम, एंड थर्ड पॉइंट कॉर्पोरेट एंड पर्सनल टैक्सेस। सो ये सारे फैक्टर्स हैं हमारे जो हमारे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, राइट। सो एक बार देख लीजिए इन फैक्टर्स को। सो देखिए, हम लोगों की डेली लाइव क्लासेस चल रही है यूट्यूब पे फॉर जेआईबी सीआईबी एंड प्रमोशन एग्जाम्स। सो आप हमारी जो क्लासेस हैं उनको ज्वाइन कीजिए, जो भी आपके जो भी आप आपका जो भी रिगार्डिंग कोर्स है उसके रिगार्डिंग आप इन क्लासेस को अटेंड कीजिए। मॉर्निंग इवनिंग में वो क्लासेस चल रही हैं, उनमें कुछ हमारी डिफरेंट टाइप की सीरीज चल रही है, लाइक कंसेप्ट भी एंड क्वेश्चंस भी, जो अभी हमारी करंट क्लास है। उसके अलावा लॉन्ग एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन क्लासेस चल रही हैं। उसके अलावा केस स्टडीज एंड क्वेश्चन क्लासेस चल रही हैं। सो आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करके आप ये सारी सीरीज की जो क्लासेस हैं उनके बेनिफिट ले सकते हैं। सो काइंडली वॉच दीज क्लासेस। चलिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। अब हम पढ़ेंगे वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इधर हमने पढ़ा एवरेज, यहां पर हम पढ़ेंगे मार्जिनल। सो ये क्या होता है देखिए, the rate of return required by investors tends to increase as more capital is raised by firm. So जो rate of return है जो भी investors को चाहिए होता है वो हमारा क्या होता है, वो rate of return increase होता है जैसे जैसे as more capital is raised, जैसे जैसे कंपनी जो अपनी कैपिटल है उसको बढ़ाती है। सपोज कंपनी के जो डेट्स हैं वो जितने ज्यादा बढ़ते रहेंगे उतना ही जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या डिमांड करेंगे, रेट ऑफ रिटर्न, कि जितना ज्यादा आप कर्जे लेंगे उतना ज्यादा आप हमें रेट ऑफ रिटर्न्स देंगे, राइट। सो दिस कंसेप्ट इज क्या, इज कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कि हमने अगर सपोज अभी हम इसको एग्जांपल से पढ़ेंगे। सो रेट ऑफ रिटर्न जो इन्वेस्टर्स को चाहिए होता है वो बढ़ जाता है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैपिटल रेज्ड बाय द फर्म। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस राइज in the required rate of return is not continuous rise but
there is a particular level beyond which the cost increases and thereafter remains same. So हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा ही हमारे जो डेट्स है वो बढ़ते रहेंगे तो रेट ऑफ रिटर्न भी हमारा बढ़ता रहेगा. सो ऐसा नहीं है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद वो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. सो दिस पर्टिकुलर लेवल इज नोन एज ब्रेकिंग पॉइंट, राइट. सो दैट पॉइंट इज कंसीडर्ड एज ब्रेकिंग पॉइंट. So now what is the example of marginal cost of capital? So देखिए, for example, cost of debt may remain at 8% if the amount of debt in the capital structure of the firm is up to 100 lakh. So अगर हमारा जो डेट से जो हमने पैसा लिया हुआ है वो 100 लाख तक रहेगा, तो हमारा उसमें जो जो डिबेंचर्स है वो हमसे कितना पैसा डिमांड करेंगे, 10%, राइट. बियॉन्ड दिस, अगर हम इससे ऊपर जाते हैं, 100 लाख से ऊपर जाते हैं, तो जो इन्वेस्टर है वो हमको कह रहे हैं कि आप हमें 11% का ब्याज देंगे फिर, राइट. सो द डेट कैपिटल ऑफ द फर्म, द ब्रेकिंग पॉइंट इज 100 लाख. सो ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा हो गया, 100 लाख. कि 100 लाख से ऊपर अगर आप डेट्स इशू करेंगे तो क्या होगा, तो आपका जो पॉइंट है वो आपका बढ़ जाएगा, जो रेट ऑफ रिटर्न है वो बढ़ जाएगा. सो अप टू अ सर्टेन पॉइंट वो सेम रहता है, बट उसके बाद वो चेंज हो जाएगा. सो अप टू 100 लाख सेम रहेगा, उसके बाद 11% हो जाएगा. बढ़ता क्यों है ये परसेंटेज, बताइए, क्यों बढ़ता है ये परसेंटेज. ये इसलिए बढ़ता है कि जब हम ज्यादा कर्जे ले लेते हैं तो हमारी जो फर्म है उसके बैंकरप्ट होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इतना सारा कर्जा होता है, फिर कंपनी के ऊपर मंथली फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ जाता है कि उसको इंटरेस्ट पे करना ही करना है डिबेंचर और बैंक लोन्स का, राइट. सो दैट इज व्हाई देन डिबेंचर्स demand extra percentage of return due to that risk factor enhanced, right. So this is called marginal cost of capital, कि हमारा जो परसेंटेज है वो 10 से 11 हो गया, कब, आफ्टर 100 लाख. सो हम लोगों ने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल देख लिया, हम लोग ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल देख लिया. अब अगर हम ये डिसाइड करना चाहें कि किस तरह से हम हमारा जो कैपिटल बजट है उसको बेस्ट रखें, मतलब उसको ऑप्टिमम हो, ज्यादा भी ना हो कम भी ना हो, राइट. सो जब भी कोई कंपनी जो a firm would like to take various projects by arranging more and more capital, but it faces two problems. सो कोई भी जो कंपनी है वो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अरेंज करती है ज्यादा से ज्यादा कैपिटल रेज करके, राइट. लेकिन ऐसा करने में दो प्रॉब्लम्स आती हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम is that after the project which gives maximum returns, the next project gives a lower return and third one even lower. So पहली प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम प्रोजेक्ट के जो रिटर्न्स हैं उनको कैलकुलेट करते हैं, तो जिस प्रोजेक्ट ने हमें मैक्सिमम आईआरआर दे दिया, मैक्सिमम रिटर्न दे दिया, सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हमारे जो रिटर्न है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, थर्ड में और कम हो जाएगा. सो पहली प्रॉब्लम हमारे साथ ये है, राइट. सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, सेकेंड प्रॉब्लम है वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कीप्स इंक्रीजिंग एज टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स गो अप. सो जैसे जैसे हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं तो जो हमारा वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी इंक्रीज होता है, राइट. सो इसके लिए कंपनी क्या कर सकती है, द फर्म शुड नॉट टेक अ प्रोजेक्ट इफ इट्स आईआरआर इज लेस देन द वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो कंपनी को उस प्रोजेक्ट को नहीं लेना है जिस प्रोजेक्ट का आईआरआर लेस देन, जिस कंपनी का जो प्रोजेक्ट का आईआरआर है वो लेस देन वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा. सो ऐसे प्रोजेक्ट को हमें ऑप्ट नहीं करना है. सो दैट मीन्स कि जो आईआरआर है, आईआरआर मस्ट बी ग्रेटर देन
weighted marginal cost of capital, right? So this should be the case. दूसरा point, the level at which IRR of an additional project is equal to the weighted marginal cost of capital is the optimal capital budget. So वो point जहां पर हमारा IRR बराबर होगा हमारे वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, वो पॉइंट हमारा क्या होगा? वो पॉइंट हमारा होगा ऑप्टिमल कैपिटल, राइट? ऑप्टिमल कैपिटल बजट का वो हमारा पॉइंट होगा कि वो हमारा बेस्ट है, राइट? सो ये दो बातों को आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपका जो IRR है वो कम नहीं होना चाहिए मार्जिनल से, सो इट शुड बी ग्रेटर देन मार्जिनल और इक्वल टू, सो इक्वल टू वाला हमारा ऑप्टिमम होगा। क्लियर? सो अभी हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे इनके ऊपर बेस्ड। उससे पहले ये इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। देखिए, अगर आपको कोई भी कंसेप्ट को समझने में आपको अभी कोई डिफिकल्टी हो रही है, सो उसके लिए आप हमारे वीडियो लेसन्स देख सकते हैं। उसमें आप अगर टॉपिक को इन डेप्थ देखना चाहते हैं या आप और डिटेल में उसको जानना चाहते हैं, सो उसके लिए आप हमारे वीडियो लेसन्स अवेल कर सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस की, तो आप हमारे क्वेश्चन बैंक्स अवेल कर सकते हैं, जिसमें कि प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट्स की जो क्वेश्चंस है उनको भी इंक्लूड किया गया है। So these all are available on this app and on this website. So kindly go through the app and website to check out these courses and avail as per your requirement. And all these facilities are available at a low price, but at a best quality format. So kindly go through once and prepare for your exam. चलिए, सो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, what happens to the weighted average cost of capital as a firm increases its use of debt in its capital structure? So अगर अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, राइट, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में कंपनी ने डेट्स का पोर्शन बढ़ा दिया, तो उसका इफेक्ट हमारे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या पड़ेगा? ऑप्शन ए, WACC इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, कांस्टेंट और फ्लक्चुएट रैंडमली। सो बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? So the correct answer will be option number A, that is WACC will increases, right? How does the tax rate impact the attractiveness of debt financing for a firm? So किस तरह से जो टैक्स रेट है वो इम्पैक्ट करता है डेट फाइनेंसिंग फॉर अ फर्म? ऑप्शन ए, higher tax rate make debt financing less attractive. Option number B, lower tax rates make debt financing less attractive. Option number C, tax rates have no impact on attractiveness of debt financing. Option number D, tax rates make equity financing more attractive. So देखिए, टैक्स रेट का कोई इम्पैक्ट नहीं है डेट फाइनेंसिंग पे, ये स्टेटमेंट तो गलत है।
और टैक्स रेट और इक्विटी फाइनेंसिंग को ये अट्रैक्टिव नहीं बनाता, ये भी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो अब हमारे पास ऑप्शन बचता है ए और बी। तो ज्यादा टैक्स रेट है तब हमारी डेट फाइनेंसिंग अट्रैक्टिव बनती है, या टैक्स रेट कम है तो हमारी डेट फाइनेंसिंग अट्रैक्टिव बनती है? सो बताइए। So the correct answer will be option number A, that is higher tax rates make debt financing attractive. जब भी कंपनी को ऐसा लगता है कि टैक्स रेट ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम ज्यादा डेट्स इशू करते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा डेट्स इशू करने से हमारा जो टैक्स है वो कम होता है, राइट? 23rd क्वेश्चन देखिए। Which of the following statement regarding the pecking order theory is true? Option A, firms prefer to issue equity over debt. Option number B, firms prefer to issue debt over equity. Option number C, firms have no preference between debt and equity issuance. Option number D, firms prefer internal financing over external financing. बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका? So its correct answer will be option number B, that is firm prefer issue debt over equity, right? 24th question देखिए। How does a firm's capital structure influence its financial flexibility? So किस तरह से कंपनी का फाइनेंशियल कैपिटल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस करता है उसकी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को? ऑप्शन ए, हायर डेट इंक्रीजेस फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी, लोअर डेट इंक्रीजेस फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी, capital structure has no impact on financial flexibility. Option number D, equity financing decreases financial flexibility. So बताइए। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए अगर हम डेट्स को ज्यादा करते हैं ना, तो हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि फिर हमें इंटरेस्ट पे करना ही करना है, राइट? सो क्या होना चाहिए हमारा राइट आंसर? लोअर डेट इंक्रीजेस फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर हमारे डेट्स कम होंगे तो हमारा जो ब्याज है, जो हमें लीगल ऑब्लिगेशन है पे करना ही करना है, वो भी हमारा कम हो जाएगा और कंपनी को क्या मिल जाएगी? फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी कि वो अपने उस पैसे को कहीं और भी यूटिलाइज कर सकती है, राइट? सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25th। Which financial principle suggests that the value of a firm is independent of its capital structure? सो वो कौन सा फाइनेंशियल प्रिंसिपल है जो सजेस्ट करता है कि फर्म की जो वैल्यू है उसका कैपिटल स्ट्रक्चर से कोई रिलेशन नहीं है? ऑप्शन ए, मोदी गिलानी मिलर थ्योरम। ऑप्शन बी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ऑप्शन सी, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। ऑप्शन नंबर डी, लॉ ऑफ वन प्राइस। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, मोदी गिलानी मिलर थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26th। What is the term for the point at which a firm's marginal cost of capital intersects with its marginal return on investment?
ऑप्शन ए ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी फाइनेंशियल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन सी ब्रेक इवन पॉइंट, ऑप्शन डी कॉस्ट ऑफ कैपिटल थ्रेशोल्ड। ये हमारी सिचुएशन बनती है हमारा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर के टाइम, राइट? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27th, विच फैक्टर इज नॉट typically considered when determining the firm's optimal capital structure? So जब हम कंपनी का ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कैलकुलेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, सो इनमें से किसको हम कंसीडर नहीं करते उस टाइम? ऑप्शन ए इंडस्ट्री कंपटीशन, ऑप्शन बी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, ऑप्शन सी टैक्स रेगुलेशंस, ऑप्शन डी मार्केट कंडीशंस। सो बताइए। So the answer will be option number A, that is industry competition. So industry competition is not considered when determining a firm's optimal capital structures. Other three are considered. Right? 28th question देखिए. In capital budgeting, why should a firm not take a project if it is IRR is less than the weighted marginal cost of capital? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी भी कंपनी में हमारा जो IRR है वो अगर हमारा लेस देन वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो ऐसे प्रोजेक्ट को हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। सो ऐसा क्यों? ऑप्शन ए इट इंश्योर मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी, ऑप्शन बी इट मिनिमाइजेस द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ शेयर होल्डर वैल्यू, और ऑप्शन नंबर डी इट इंक्रीजेस द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका? देखिए मॉड्यूल सी थोड़ा सा ट्रिकी है और उसमें हमें जरूरत है रिवीजन करने की और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की, राइट? सो दिस मॉड्यूल रिक्वायर्स रिवीजन, डेली रिवीजन, राइट? सो इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। क्लास को लाइक और डिसलाइक कर दीजिएगा एज पर योर चॉइस। अगर आपको लगता है क्लास बेनिफिशियल है सो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and also subscribe the channel and press the bell icon button so that you get all the notification of our live classes which are running in the morning and evening sessions. So thank you so much and we will continue this in the next class.